3। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल पढ़ेंगे भारत का। पिछले क्लास के अंदर हमने कुछ बेसिक सी जो जानकारी थी भारत के बारे में उसको कवर करने का प्रयास किया है और अब आगे हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, कल के जो वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश स्थित हैं और उनके बीच में कौन कौन सी रेखाएं जाती हैं। तो आज हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर भारत के जो अंतिम बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये मैप, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये डॉट से मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पर लद्दाख में जो सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सबसे जो उत्तरी बिंदु है भारत का, उत्तरी बिंदु, उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु की, मतलब मुख्य भूमि की, अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर कन्याकुमारी है। दक्षिणतम मुख्य भूमि, यहाँ पर मैं लिख दूँ मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है उसका नाम है केप केमोरिन। केमोरिन ये कन्याकुमारी में पड़ता है, तमिलनाडु। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये केप केमोरिन। अब उसके बाद में हम पूर्वी और इधर पश्चिमी बिंदुओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा पूर्वी बिंदु हो जाएगा, ये किविथू है। किविथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर, ये किविथू यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। पश्चिमी बिंदु की जब हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्रोतों में इसको सरक्रीक भी बताया जाता है, कुछ में गुहार मोती भी बताया जाता है। हम आपको तीनों बताते हैं, गुहार मोती, और किसी में गौर माता भी बताया जाता है, ठीक है। तो तीन ये हैं पश्चिमी बिंदु। यहाँ पर गुजरात में ही है, ये गुजरात, यहाँ पर मैं जीजे लिख दूँ, जीजे गुजरात। गुजरात में इसको सरक्रीक भी बोलते हैं, गुहार मोती भी बोलते हैं और गौर माता भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं जो दक्षिणतम बिंदु, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैप को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड है, भारत का अंडमान निकोबार, जो कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। तो यहाँ पर एक बिंदु है, इसको बोलते हैं हम पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, एक सेकेंड, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये इसका पहले वाला नाम था। अभी वर्तमान में जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर हमने जो बात की है कि उत्तरी और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी बिंदु के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो पूर्वी बिंदु है वो किविथू है, अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो केप केमोरिन है और कन्याकुमारी में ये लोकेटेड है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी में, तो पश्चिमी में 3 है। जिस तरह का क्वेश्चन आया आप उस तरह से उसको लगा देना, जैसे गौर माता हो गया, गुहार मोती हो गया और सरक्रीक। बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी बिंदु की, तो इंदिरा कॉल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे भारत के तटवर्ती राज्यों के बारे में। भारत के जो तटवर्ती राज्य, ये एकदम बेसिक सा वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको भारत का परिचय अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा प्यारा सा भारत है। और अब हम बात करते हैं इसके जो कौन कौन से राज्य हैं वो तटों से लगे हुए हैं। तटवर्ती राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र आता हो, मतलब जो समुद्र से सटा हुआ जो इलाका होता है उसको हम तटवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। अब हम बात करते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। यहाँ से ये गुजरात, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी तटवर्ती सीमा है। तो गुजरात सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर ये पश्चिमी है, हम पश्चिमी राज्यों की बात करते हैं, पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक गुजरात हो गया, गुजरात। अब यहाँ से यहाँ तक मुंबई, यानी महाराष्ट्र, और इसके बाद में यहाँ पर छोटी सी सीमा लगाता है गोवा, जो छोटा सा बिल्कुल दिख रहा है, गोवा।
उसके बाद में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कर्नाटक लगाता है, उसके बाद में ये लास्ट में केरल लगाता है। तो बात की है हमने यहाँ पर भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीवर्ती राज्य हैं, उनमें से हमने पश्चिमी वालों की बात कर ली है। तो पश्चिमी में हमारा यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है, केरल है। अब बात करते हैं पूर्वी राज्यों की, मतलब पूर्वी तटवर्ती राज्य। तो पूर्वी तटवर्ती राज्यों की हम जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन से राज्य आते हैं। पूर्वी में सबसे पहले आपको सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, तटवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर ये उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश आता है, काफ़ी लंबी इसकी यहाँ पर तटवर्ती सीमा है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और चौथे नंबर पर बात करते हैं तमिलनाडु, यानी भारत के जो पूर्वी तट पर हैं वो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर ये तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पर पूर्वी में हम पश्चिमी में हम बात करते हैं तो पश्चिमी में यहाँ पर 5 हैं। तो टोटल हो गए यहाँ पर हमारे 9 राज्य, टोटल 9 राज्य हो गए हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं। अब हम इनमें बात करते हैं किस राज्य की तटवर्ती सीमा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी है और गुजरात है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब किसकी ज़्यादा लंबी तटवर्ती सीमा है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको। गुजरात जो है यहाँ से घूमा हुआ है और आंध्र प्रदेश सीधा है। अगर कोई दूरी आपको ऐसे तय करनी हो और कोई ऐसे 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 करके तय करनी हो तो ज़्यादा यही वाली दूरी होगी। तो इसीलिए सबसे जो लंबी तटवर्ती सीमा है वो है गुजरात की। यहाँ पर हम लिख देते हैं गुजरात सबसे लंबी तट सीमा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुजरात। बात करें सबसे छोटी तटवर्ती सीमा की, तो जाहिर सी बात है जो छोटा सबसे राज्य होगा उसी की सबसे छोटी सीमा होगी। जैसे गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर हम तटवर्ती और तट से भी लगा हुआ है गोवा, तो ये इसका तट भी सबसे छोटा होगा। यानी यहाँ पर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी सीमा है तटवर्ती, सबसे छोटी, वो गोवा की है। इसकी महज 101 किलोमीटर की तटवर्ती सीमा है, 101 किलोमीटर। बात करते हैं गुजरात की जो तटवर्ती सीमा है, तो गुजरात की तटवर्ती सीमा है 1663 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश सीमा लगाता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है यहाँ पर भारत के कौन कौन से तटवर्ती राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, मतलब जिनकी सबसे लंबी सीमा है और समुद्री सीमा से लगाते हैं। अब हम बात करते हैं तट, इसके आसपास में जो तट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से तट हैं, किन किन, मतलब उनके किन किन नामों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य ये तटवर्ती सीमा बनाते हैं। अब कौन सा तट क्या नाम है, उसका क्या नाम दिया गया है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, गुजरात से बात होती है। गुजरात से लेकर यहाँ से और गोवा तक, यानी गुजरात से लेकर गोवा के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के तट को हम बोलते हैं कन्नड़ तट, और यहाँ पर कर्नाटक से लेकर केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी तट के नाम हमने लिखा दिए हैं, जैसे गुजरात से लेकर और गोवा तक के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट, और यहाँ पर गोवा से लेकर यहाँ पर कर्नाटक तक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट, और कर्नाटक से लेकर यहाँ पर केरल तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अब हम बात करते हैं पूर्वी। तो पूर्वी में यहाँ पर इधर से चलते हैं नीचे से, तो ज़्यादा सही से आपको लोगों को समझ में आएगा। तमिलनाडु से लेकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश तक के जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के तट को बोलते हैं गोलकुंडा। कहीं कहीं कुछ और नाम भी होता है, जैसे कावेरी वगैरह के तट जो है वो भी होता है, तो लेकिन ज़्यादातर गोलकुंडा तट ही नाम प्रचलित है। और अब हम बात करते हैं उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट, या इसी को बोलते हैं कलिंग तट, कलिंग तट, या उसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी
सरकार। तो यहाँ पर इतने तट हमने देखे, जैसे कि गुजरात से लेकर गोवा तक के जो तट है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं, और यहाँ पर गोवा से लेकर कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ तट बोलते हैं, और बाकी ये जो यहाँ पर कर्नाटक से लेकर केरल तक का तट है इसको मालाबार बोलते हैं। बात करते हैं पूर्वी राज्यों की, तो यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के तट को हम बोलते हैं गोलकुंडा, और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के तट को बोलते हैं उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट। पीडीएफ की आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ हम आपको पूरा देंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपको तो रट्टा मारने वाली चीज़ों को आप केवल रट सकते हैं, ज़्यादा समय तक याद नहीं होती, और ये तो सभी जानते हैं कि रटत विद्या फलंत नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर आई होप इतनी सब चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, कल हमने शायद आप लोगों को सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं पढ़ा पाए, जो कि टाइम का हमारे पास अभाव था, तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, हो जानी चाहिए, क्योंकि हम भी अभी नए हैं। आप लोगों की मतलब आप लोगों से छोटे समझिए या एक दो भाई से बड़े हों, लेकिन हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादातर समझ में आएँ, क्योंकि अगर जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। और हमने यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है जिससे कि आप लोगों को बेहद से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा सके। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो हज़ारों चैनल हैं और हज़ारों लोग पढ़ाते भी हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, और ना ही मैं किसी को ये कहता हूँ कि तुम अच्छा पढ़ाते हो या बुरा पढ़ाते हो। मैं जैसा पढ़ाता हूँ मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ मेरे जुबान से अगर कोई गलत निकल जाए सब, तो उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से होती हैं, और मैं तो अभी टीनेजर ही हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि गलत कर दिया, ये पढ़ा दिया आपने, वो पढ़ा दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तो गलतियां हो सकती हैं, ये मैं मानता हूं, और गलती हो जाए उसके लिए क्षमा चाहता हूं पहले से ही। तो बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8। अब 8 के हम नाम आप लोगों को लिखाएंगे। आप लोग 8 के नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अंदर से चलते हैं दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, दूसरा हमारा है यहाँ पर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया यहाँ पर चंडीगढ़। इसकी भी राजधानी चंडीगढ़, नो डाउट। तीसरी हम बात करते हैं पौंडीचेरी, इसको हम पुदुचेरी भी बोलते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर पुदुचेरी लिखकर आता है, पुदुचेरी। इसकी भी राजधानी पौंडीचेरी या पुदुचेरी है, पौंडीचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, अब उसके बाद में अभी जो नया बना है उसका नाम है लद्दाख। ये केंद्र शासित बना है अभी जल्दी। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो लेह है। ठीक है, बात करते हैं 5वें की, तो 5वां यहाँ पर है दादरा एवं नगर हवेली, नगर या नागर हवेली भी बोल सकते हैं, नगर हवेली। और इसी के साथ में ऐड कर दिया गया है दमन एवं दीव। ठीक है, यहाँ पर दादरा और नगर हवेली, इनकी राजधानी जो थी तो पहले सिलवासा थी। ठीक, और इसकी जो राजधानी थी इसकी दीव थी, लेकिन अब सभी की मिक्स के होकर के हो गई है दीव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर छठा है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप। एक सेकेंड, लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा 7 हो चुके हैं, और एक आप लोग बताइए कि एक जो है वो कौन सा बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी की हम बात करें, यह है कावारती। एक सेकेंड,
कावारत्ती, ठीक है, इसकी ये राजधानी हो गई। और इसकी अंडमान और निकोबार की राजधानी हो गई यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर हमारा जो 8वां जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो कि अभी 2019 में ही बना है रिसेंट में, और इसकी राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दिल्ली हो गया, दिल्ली और चंडीगढ़, फिर यहाँ पर पुदुचेरी हो गया, लद्दाख हो गया, दादरा एवं नगर हवेली, और ये दमन दीव, और ये एक ही में हो गए हैं, अंडमान निकोबार भी हो गया, लक्षद्वीप हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पड़ोसी देश, भारत के जो पड़ोसी देश सीमा के अनुसार जितनी भी सीमा साझा करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, लगभग 1643 ऐसे ही है। और उसके बाद में फिर आता है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है यहाँ पर आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है 3343 किलोमीटर। और चीन आता है नंबर 2 पर, जो बनाता है 3488 किलोमीटर। यहाँ पर हम 34 सही से लिख देते हैं, 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बात करते हैं जो नंबर 1 पर है, जिसके साथ भारत सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाता है, तो वो है यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश इसके साथ बनाता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वो शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं भारत के जो पड़ोसी देश। बात कर लेते हैं इनकी राजधानी की। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। और भूटान की राजधानी है थिम्फू। बात करें म्यांमार की, तो यहाँ पर है इसकी नेपीता। और यहाँ पर नेपाल की बात करें तो काठमांडू। बात करें पाकिस्तान की, तो सभी को पता है कहाँ है, इस्लामाबाद। बात करते हैं चीन की, तो हो जाएगी बीजिंग। और बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो इसकी हो जाएगी इसकी ढाका, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।